Hello everyone, this is your Sargam sir, and this is the video of class 10th mathematics real number part 4. पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। पार्ट सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। पार्ट थर्ड में मैंने आपको सिखाया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। और आज हमारा टर्न है प्रूविंग इरेशनैलिटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले हम जानेंगे कि इरेशनल्स होते क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले इसके बारे में हम एक रिविज़िट कर लेते हैं इसको, इरेशनल नंबर को, ताकि हम इसे अच्छे तरीके से माइंड में रख पाएँ। उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इरेशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था रियल नंबर्स के सभी पार्ट्स के बारे में। और हम बात आज करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, रिविजिट कर लेते हैं। What is irrational number? Irrational number are those number which cannot be expressed in the form of p by q. Okay, these are those number which cannot be expressed in the form of p by q. So students, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ मैंने आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि इरेशनल नंबर्स को हमने बांटा था डेसिमल और विदाउट डेसिमल्स, विद डेसिमल्स वाले और विदाउट डेसिमल्स वाले में। तो जितने भी हमारे विद डेसिमल्स वाले नंबर्स होते थे वो रैशनल होते थे, जैसे कि मैं भी फिर रियल नंबर। इसके दो पार्ट हुआ करते थे, एक तो था हमारा विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल्स में हमारे जितने भी इंटीजर्स थे, इंटीजर्स वो आ जाते थे, ठीक है। और विद डेसिमल्स के 3 टाइप था, विद डेसिमल के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता था जैसे कि हमने लिखा 2.46, ओके, तो इसके डेसिमल्स के टाइप्स हैं जो पॉइंट्स के बाद इसके 2 डिजिट के बाद एंड हो गया, आगे इसका कोई डिजिट बढ़ा नहीं, ठीक है। इसे हम कहते थे टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए। दूसरा होता था हमारा कि जैसे कि 2 4 6 4 6 4 6, इसी की रिपीटेशंस हो रही है बार बार। तो कुछ दूसरे नंबर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, इसके नंबर रिपीटेशंस हो रही है। तो इस टाइप में जो रिपीटेशंस हो रही होती थी उसे हम कहते थे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट मतलब इसने पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसके डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट्स के बाद भी। तो इसलिए हमारा क्या कहलाता था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और किसी पर्टिकुलर नंबर की रिपीटेशन हो रही है तो ये रिपीटिंग भी कहलाता था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, या फिर रिकरिंग भी कह सकते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरा जो डेसिमल्स टाइप होता था, जैसे कि हमने कुछ ले लिया 2.1601526 डॉट डॉट डॉट, तो ये है क्या, पॉइंट के बाद एक तो टर्मिनेट नहीं हुआ, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, इसके डिजिट पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और हो क्या रहा है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी इसमें पता नहीं चल पा रहा है। तो ये तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे होते थे विदाउट डेसिमल्स वाले, यानी जितने भी इंटीजर्स है वो सभी क्या थे, हमारे रैशनल थे, रैशनल नंबर। और इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों हमारे क्या थे, रैशनल नंबर।
ओके। लेकिन ये जो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये था हमारा इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो एक तो इरेशनल नंबर हुआ जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमारा क्या होता था, इरेशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता था। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया। तो हम बात करेंगे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स की, यानी कि इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कुछ। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इन सभी को बारीकी से सीखेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो इरेशनल नंबर्स में हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स भी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये नंबर्स होते थे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे 1.0100100001 डॉट 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 कंटिन्यूसली, कोई पैटर्न भी नहीं है, पॉइंट के बाद इसकी एंडिंग भी नहीं हुई, तो ये हमारा क्या कहलाता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि इरेशनल नंबर। दूसरे एग्जांपल से, और सेकंड है हमारा रूट m। तो रूट के अंदर कोई भी इंटीजर्स आएगा और वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो क्या प्रॉपर्टीज़ है कि वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, वो देखते हैं। इफ m इज इंटीजर, ओके, इफ m इन इंटीजर and m is not a perfect square, okay, then root m is irrational। ओके स्टूडेंट्स, अब कंडीशन क्या है, रूट के अंदर कोई इंटीजर्स हो, और यानी रूट m है, यहाँ पे m अगर कोई इंटीजर्स है और m अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, ठीक है, तो वो हमारा इरेशनल कहलाता था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रूट 2, तो 2 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ये इरेशनल नंबर होगा। रूट 3, क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, सो ये इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट 4 की अगर बात हम कर लें तो रूट 4 में 4 हमारा किसी का तो वो है परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है, सो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा रैशनल, ये हो जाएगा हमारा रैशनल। क्यों, क्योंकि 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 5, तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा एक और, अगर ये क्यूब रूट हो तो क्या होगा। ओके, तो ये भी इसकी भी सिचुएशंस है। इफ m इज इंटीजर, ओके, इफ m इज इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, m को इंटीजर्स होना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है, इस फॉर्मेशन में, और m किसी का परफेक्ट क्यूब ना हो क्यूब रूट में, तो दैट हो गया था, इसे देन कर दीजिए, देन क्यूब रूट m इज इरेशनल। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, 2 नहीं है, तो इरेशनल होगा। ऐसी हम बात करते हैं 6 की, क्या 6 किसी का इरेशनल नंबर है, मतलब परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। ऐसी हम बात करते हैं अगर 8 की, तो 8 हमारा किसी का परफेक्ट क्यूब है, यस, ये 2 का परफेक्ट क्यूब है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, ऐसे ऐसे ना, फैक्टराइजेशन इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाता है रैशनल। और इरेशनल की कंडीशंस क्या है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, सो देन हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम सिंपल सा, अगर रूट में कोई भी नंबर हो, अगर स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या होता है,
इरेशनल नंबर होता है। और फोर्थ है हमारा जैसे कि पाई, ये जो पाई है इसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है, इसे हम पॉइंट में लिखते हैं 3.14। सो 3.14 जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। सो हमारा जो पाई होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या है ये, इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कि हम उसे पहचाने कैसे। पहचानने में पहला हमारा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हम चारों को अच्छी तरह समझा दिया आपको। अब इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपने इसे उतार लिया होगा। अब बारी है इरेशनल नंबर्स, उसको हमें इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टेक्निक है इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को हम लेट कर लेंगे कि वो क्या है, रैशनल नंबर। सबसे पहले हम उसे एजम्स करेंगे कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर्स प्रूव करते मतलब रैशनल नंबर्स को कोई भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद हम किसी उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि वो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है। जब वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता है और रैशनल नंबर नहीं होगा, फिर उसके बाद हम क्या बता देंगे, वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा पहले कि वो रैशनल नंबर है। सो हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव √5 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना है, बताओ कि √5 क्या है, इरेशनल है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √5 is rational। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एज्यूम कर लिए कि √5 रैशनल नंबर है, ओके। अब सो वी कैन फाइंड इंटीजर p एंड q, ठीक है, ताकि हम P और Q को फाइंड आउट कर सकें, जहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ओके स्टूडेंट्स, सच दैट, अब किस तरीके से कि √5 को हमने मान लिया रैशनल तो हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q, और Q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q जो हमने लेट किया है वो क्या होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, ओके। अब माइंड में आता है ये कोप्राइम क्या होगा, तो कोप्राइम तो आप इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में जाना है। जैसे कि P/Q के फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला 3/5, ओके, तो 3/5 जो दो नंबर से, ये दो नंबर हमारा कोप्राइम है। क्यों कोप्राइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोप्राइम प्रॉपर्टी होती है कि इन जो दोनों नंबर है हमारा 3 और 5, इन दोनों के HCF 1 आना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, कोप्राइम होता है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम समझ लेते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर में आया P/Q के फॉर्म में इसे हम लिखेंगे वो हमारा कोप्राइम होना चाहिए। और दूसरी बात, वो उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओके। तो आपको समझ में आ गया, P/Q इस तरह से वो कोप्राइम है, यानी उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन 1, ओके। अब इसके बाद करना क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर P/Q का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया P²/Q²। ओके स्टूडेंट्स, Q² को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा ये 5Q² इक्वल्स टू P²। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो Q² इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन 5। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ देख पा रहे हैं हम, जो ये पी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है। ओके, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो पी भी जो होगा वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो P is also divisible by 5। ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, ये जो हमारा p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी हमारा जो है 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि ये जो p होगा वो 5 का मल्टीपल्स होगा, मल्टीपल्स, और साथ में कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। सो इससे हम p के बदले 5c मान लेते हैं, क्योंकि ये p जो होगा 5 का मल्टीपल्स तो जरूर होगा, तो 5 इंटू अदर नंबर c। ठीक है, इस तरह से हम इसे लेट कर लिया हमने। अब लेट p इक्वल्स टू 5c। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 जो हमारा है क्या है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, और जो ये जो हमारा था p स्क्वायर, p के बदले में क्या लिखना है, 5c लिखना है, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 5 जो 25, और ये c स्क्वायर। देन q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 टू 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। देन q स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 5c स्क्वायर। ओके, और ये 5 डिविजिबल मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ओके, अब हम देख क्या पा रहे हैं, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन so p is also divisible by 5। ओके, अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सॉरी मैंने p लिख दिया है, q होगा, q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो q भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम यहाँ देख क्या पा रहे हैं, हमारा जो p है वो भी, उसके भी एक और फैक्टर आ गया 5, q का भी एक और फैक्टर आ गया 5, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। सो हम लिखेंगे p एंड q हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। ओके, बट यहाँ तो p और q के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि p भी यहाँ पे जो p था वो 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, तो p एंड q के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। बट द contradicts that p and q has no common factor। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्ट क्या किया था, p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा रेदर देन 1, लेकिन यहाँ पे 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया। सो जो हमारा एजम्पशन था, एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, हैंस जो हमारा √5 होगा इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा जो p और q एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हमने जो एज्यूम किया था, हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया, यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ गया। सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, और एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √5 इज इरेशनल। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी इरेशनल नंबर को
इरेशनल प्रूफ किया, पहले रैशनल एज्यूम कर लिया, उसके बाद उसे प्रॉपर्टीज़ को कॉमन फैक्टर्स अलग दिखा करके हमने इसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और इसे इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट्स √2 √5 तो मैंने बता ही दिया, √3 √7 √11 इसकी प्रैक्टिस आप सेम ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक और चीज़ याद रखने के लिए है आपको कि अगर जब हमने यहाँ पे लेट किया था p = 5c, क्योंकि हमने √5 हमारा जो m था वो 5 था, ठीक है। तो अगर 2 होगा तो 2c मानेंगे, √3 होगा तो 3c मानेंगे, √7 होगा तो 7c लेंगे, क्योंकि उसी का तो डिविजिबल होगा ना वो, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे p² 5 से डिविजिबल है, तो अगर हम √2 की बात करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा, उसका मल्टीपल्स होगा, तो जिसका जो मल्टीपल्स होगा उसका हम वही मानेंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल और हम और लेते हैं ताकि आपको इस रिलेटेड इरेशनैलिटी प्रूफ करना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। और एक और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रूव 3 + √5 इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पे 3 + √5 यहाँ पे पेयर है, एक हमारा रैशनल यानी 3 हमारा रैशनल नंबर्स है और √5 हमारा इरेशनल, ये हमें पता है। लेकिन इसे प्रूव करना है कि क्या है, ये इरेशनल है। We can prove it by assuming that it is rational। ओके, तो इसे हम पहले रैशनल एज्यूम करके इसे प्रूफ करेंगे। कैसे? तो 3 + √5 = p/q। ओके स्टूडेंट, जहाँ पर वेयर p एंड q आर को प्राइम। ओके, सो अब करना क्या है, √5 को इधर रहने देते हैं, बाकी नंबर्स को इधर भेज दो। यानी कि जो हमारे रैशनल है उसे एक साइड कर लेना है, बाकी नंबर्स को अलग कर दो, ताकि हमें इसे प्रूव करना आसान हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो ये -p/q -3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो p - 3q एलसीएम लेके करेंगे तो फिर ये इस तरह से कुछ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, p - 3q/q। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा p एंड q ये क्या है, इंटीजर है, आर इंटीजर्स। ओके, तो p एंड q हमारे इंटीजर्स हैं। सो LH, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, LHS सॉरी RHS राइट हैंड साइड वाला, RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज रैशनल, क्योंकि ये इंटीजर है। ओके, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के RHS साइड को, जो कि p और q के फॉर्म में इंटीजर्स है, तो हमने इसे क्या मान लिया, रैशनल। ठीक है, बट √5 जो हमारा है वो क्या है, इरेशनल। अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में RHS जो है वो रैशनल है और √5 हमारा इरेशनल। ये कैसे पॉसिबल होगा कि रैशनल इक्वल्स टू रैशनल? क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर ये इरेशनल है तो बाकी ये नंबर्स भी पूरे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इसको तो हमें पता है √5 इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि 5 किसी का क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप नंबर चाहे ऐसा करके आए, 3 + √5 आए, या फिर √2 + 5 आ गया, या फिर 1 + √2 हो गया, ठीक है। तो ये चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से हमारे फॉर्मेशन में आए क्वेश्चंस, हमें इसे प्रूव करने के लिए कहे कि इरेशनल प्रूव कीजिए, तो हमें इसी तरीके से इसको एज्यूम करके, फर्स्ट हमें एज्यूम करना है
पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू हमारा को प्राइम होगा। उसके बाद हम इसे दिखाएंगे रैशनल को इरेशनल के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। तो √5 हमारा इरेशनल है और ये हमारा पी बाई क्यू रैशनल है, क्योंकि पी और पी क्यू के फॉर्म में है। इससे इतना दिखाने के बाद हम देखेंगे कि LHS और RHS में कंपैरिजन करके दिखा दो कि अगर ये इरेशनल तो जाहिर सी बात है ये नंबर्स भी हमारे क्या होंगे, इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हम इसे इरेशनल प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्रूविंग इरेशनैलिटी, जिसके बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने √5 करके दिखाया, आप √2, √3, ओके, √7, √11 इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए और आपके NCERT क्वेश्चंस चैप्टर 1.3 में अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे ज़रूर सॉल्व करें। और एक और बात, जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम जो माना था P = 5C, तो जब √2 होगा तो 2C मानना है, √3 होगा तो 3C मानना, ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में उसी इंटीजर्स में हमें उसे नंबर्स को लेट करना होगा, ओके स्टूडेंट, ताकि वो डिविजिबल हो जाए। इसे याद रखिएगा और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।